नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, यानी अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन में आने वाला बड़े से बड़ा सुख भी हल्का लगेगा और उस सुख का जीवन में होना या ना होना कुछ भी महत्व नहीं रखेगा। इसलिए सेहत सबसे बड़ी नेमत मानी जाती है और सेहत को ट्रैक पर रखने के लिए मेटाबॉलिज्म का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहेगा तो थकान, हाई कोलेस्ट्रॉल, मांसपेशियों में कमजोरी, वजन बढ़ना जैसी तमाम समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही कई गंभीर बीमारियां भी शरीर को जकड़ सकती हैं। आज हम एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी के नजरिए से मेटाबॉलिज्म विकारों को ठीक करने के उपायों की बात करेंगे। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर दीप दत्ता। डॉक्टर दत्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर रमाकांत यादव। डॉक्टर यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ है होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित माथुर। डॉक्टर माथुर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेटाबॉलिज्म का चक्र हमारे शरीर में निरंतर चलता रहता है, जिससे शरीर को ताकत मिलती है और कई बीमारियों को दूर रखने में भी मदद मिलती है। हमारा शरीर सही तरह से काम करे, इसके लिए जरूरी है कि खाया गया आहार सही तरीके से ऊर्जा में बदले। आहार को ऊर्जा में बदलने के लिए शरीर जिस प्रक्रिया को अपनाता है उसे मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय प्रक्रिया कहते हैं। हमारा आहार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा से युक्त होता है। हमारे पाचन तंत्र में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो खाने को शरीर के भीतर ही शर्करा और एसिड में बदलते हैं। शरीर ये ईंधन या तो तुरंत इस्तेमाल कर लेता है या फिर इस ऊर्जा के शरीर के ऊतकों, जिगर, मांसपेशियों और शरीर में वसा के रूप में जमा कर लेता है। जब इस प्रक्रिया को असामान्य रासायनिक प्रतिक्रियाएं बाधित करने लगती हैं तो चयापचय विकार यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पनपने लगता है। ऐसा होने पर व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक तत्व या तो जरूरत से अधिक मात्रा में बनने लगते हैं या अत्यंत कम मात्रा में बनते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के दुष्परिणामों की अगर बात करें तो चयापचय प्रक्रिया के बिगड़ने से विभिन्न तरह के रोगों से ग्रस्त होने की आशंका काफी बढ़ जाती है। अलग अलग उम्र में चयापचय विकार से होने वाले रोग भी भिन्न हो सकते हैं। इन रोगों के लक्षण, कारण और इलाज भी रोग और उसकी स्थिति पर ही निर्भर करते हैं। चयापचय प्रक्रिया के सुचारू रूप से कार्य न करने से होने वाली अधिकांश बीमारियों का इलाज संभव है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से कई गंभीर बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले सकती हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, थायराइड की परेशानी, यूरिक एसिड बढ़ना, लिपिड विकार, गुर्दे और अग्नाशय से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बेहद जरूरी है। इसके लिए जंक फूड से दूरी बनाएं, सोने जागने का समय निर्धारित करें और पूरी नींद लें, नियमित व्यायाम करें, वजन घटाएं, संतुलित आहार लें, सेहत संबंधी परेशानियों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। ऐसा माना जाता है कि लगभग 24% वयस्कों में और 44% 60 वर्ष से ऊपर की उम्र वालों में ये विकार मौजूद हो सकता है। तो मेटाबॉलिज्म विकारों पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों के भी कई प्रश्न हमें जीमेल, फेसबुक और ट्विटर के जरिए मिले हैं, जिनको हम शामिल करेंगे अपने कार्यक्रम में। डॉक्टर दत्ता, अगर आपसे शुरुआत करें, अगर आप थोड़ा और सरल शब्दों में समझाएं कि मेटाबॉलिज्म क्या है और अगर हम मेटाबॉलिज्म विकारों की बात करते हैं तो क्या इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कह सकते हैं? हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइडर है एक तरह से मेटाबॉलिज्म, किस तरह से समझाएंगे आप इसे? जी, मेटाबॉलिज्म को अगर हम सीधे शब्दों में देखें, हमारे शरीर में जो ऊर्जा जो बनती है, जो हम चलते हैं, घूमते हैं, सोचते हैं, इसके लिए ऊर्जा चाहिए होता है। जैसे हमारी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, हमारे शरीर का ईंधन है ग्लूकोज। तो मेटाबॉलिज्म सीधे शब्दों में हम जो खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज को निकालें, उसको सही तरीके से हमारे शरीर में टैंक्स होते हैं वहाँ स्टोर करनी होती है। जैसे लिवर एक टैंक हुआ, हमारे मांसपेशियाँ दूसरी टैंक है। अगर मेटाबॉलिज्म में विकार माना जाए, सबसे प्रमुख आता है शुगर की प्रॉब्लम, जिसे मधुमेह या डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें हमारे शरीर में ग्लूकोज को स्टोर करने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक तरीके से स्टोर नहीं कर पाते।
वो उसकी अधिक मात्रा हमारे खून में तैरती रहती है। ब्लड में अगर शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा बढ़े तो वो पूरे शरीर में स्प्रेड हो जाती है और वो हमारे आंखों से लेके पैर के नाखून तक, गुर्दे हो, हृदय हो, ब्रेन हो, सब पे उसका खराब इफेक्ट पड़ सकता है। तो जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसका एक तीव्र फॉर्म होता है मधुमेह, उसे कहते हैं। जी। डॉक्टर यादव, आयुर्वेद के नज़रिए से आप बताएं मेटाबॉलिज्म को लेकर आप क्या कहेंगे? और ज़्यादातर जो हम सुनते हैं वो स्लो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा सुना जाता है। क्या इसके जी, अलावा भी मेटाबॉलिज्म को लेकर कोई प्रकार है और आयुर्वेद क्या कहता है इसे लेकर? कि मेटाबॉलिज्म की जो बीमारियां हैं या मेटाबॉलिज्म सही ना होने की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं, उनमें आयुर्वेद में यद्यपि मेटाबॉलिज्म जैसा शब्द उस समय नहीं मिलता था, लेकिन आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है अग्नि का। अग्नि मतलब जो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है और वही रिस्पॉन्सिबल होती है पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो है एक जो पैथोफिजियोलॉजी बताई इसकी, तो उन्होंने कहा कि ये एक तो सम अग्नि होती है। सम अग्नि मतलब ये शरीर को नॉर्मल बनाए रखने में होती है रिस्पॉन्सिबल। दूसरी होती है विषम अग्नि। विषम अग्नि को कहा है कि जब ये वायु दोष के प्रभाव में आ जाती है तब ये विषम हो जाती है। इसी तरह से एक तीक्ष्ण अग्नि होती है, जब वो पित्त दोष के प्रभाव में होती है वो तीक्ष्ण होती है। और एक मंद अग्नि होती है। मंदाग्नि होती है जब वो कफ दोष का प्रभाव। जब मंदाग्नि होती है तो हमारे शरीर में आप कह सकते हैं कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता है और वो एक्यूमुलेशन होने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो ग्लूकोज के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो या फैट के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो। इसलिए जो हमारे यहाँ जो अग्नि का एक कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर, अगर मंदाग्नि होती है मतलब अग्नि की अगर एक्टिविटी कम हो गई तो थायराइड है, डायबिटीज है, ऐसी बीमारियां पैदा होंगी। और यदि अग्नि की एक्टिविटीज बढ़ गई, ज्यादा हो गई या तीक्ष्णाग्नि हो गई, तो जो हाइपरथायराइडिज्म है या जो है आप कह सकते हैं उस तरीके की मेटाबॉलिज्म की डिसीज हो सकती हैं। और वेट लॉस की संभावना, जो हाइपरथायराइडिज्म होगी तो वेट लॉस है और कंपन है, इस तरीके की संभावना भी बन जाती है। तो ये अग्नि का जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में, ये मेटाबॉलिज्म की बीमारियों से सीधा सीधा रिलेटेड लगता हम्म, ठीक है। है। और डॉक्टर माथुर, होम्योपैथी के नज़रिए से हमें थोड़ा बताइए। और मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं जिस तरह से डॉक्टर दत्ता और डॉक्टर यादव ने हमें बताया, क्या माना जाए कि मेटाबॉलिज्म का दुरुस्त ना होना या फिर मेटाबॉलिज्म विकार ही, मेटाबॉलिक विकार ही कहीं ना कहीं एक तरह से हर बीमारी की जड़ माना जाए? और क्या इसका उम्र और लिंग से भी कोई संबंध है या ये किसी पर भी असर कर सकता है? हाँ जी, जैसे डॉक्टर दत्ता ने बताया कि मेटाबॉलिज्म मीन्स आप जो आपका जो डाइट है उससे एनर्जी लेते हैं, कैलोरीज लेते हैं और उस कैलोरीज को किस तरह व्यय करते हैं, किस तरह खर्च करते हैं बाय डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। तो इसमें कई बार इम्बैलेंस आ जाता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है ये गवर्न होती है हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है। सो जैसे आपने एक शब्द बोला कि स्लो मेटाबॉलिक रेट, तो कई हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ये मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो एबनॉर्मल हो जाता है, स्लो हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर यादव ने, कि थायराइड डिसऑर्डर्स जो हैं जैसे कि हाइपोथायरॉइडिज्म, तो थायराइड हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, मेटाबॉलिक रेट को गवर्न करता है। और हाइपोथायरॉइडिज्म जैसे डिसऑर्डर और भी कई डिसऑर्डर हैं जिसमें ये मेटाबॉलिज्म की रेट स्लो हो जाती है। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है और जितनी आप डाइट से ले रहे हो उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप जितना आप एनर्जी आप ज़्यादा ले रहे हो डाइट से और लेकिन उसके प्रपोर्शन में खर्च कम हो रहे हैं तो कई तरह के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कई बार हम इंक्लूड करते हैं जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और भी कई डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि इस इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। सो ये सब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं। ठीक है। डॉक्टर दत्ता, जो आजकल हम देख रहे हैं मोटापा एक बहुत बड़ी कहा जाए कि बीमारियों के पीछे बहुत बड़ी वजह भी बन रहा है। और हम अगर आम तौर पर देखें तो कई बच्चों में हम देखते हैं, अगर एक ही तरह का आहार दो बच्चे खा रहे हैं या दो वयस्क खा रहे हैं, दो महिलाएं खा रही हैं, लेकिन एक का शरीर ज्यादा वजन है और एक का वजन थोड़ा कम है, तो क्या ये सीधा मेटाबॉलिज्म से ही जोड़ा जाएगा? क्योंकि सामान्य तौर पर सबसे बड़ा लक्षण जो माना जाता है वो यही माना जाता है कि वजन आपका कितना बढ़ रहा है। इसके अलावा और क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे पता चले कि मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है?
तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि हमारा कितना आइडियल वजन होना चाहिए। अगर मेरा वजन इससे ज़्यादा होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे शुगर होने की रिस्क बढ़ सकती है, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम होने की रिस्क बढ़ सकती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, गठिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं। तो वजन क्यों बढ़ता है? बड़ा सिंपल उपाय है। अगर हम जितनी हमें ऊर्जा की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम खा रहे हैं और उससे कम उसे हम जला रहे हैं तो हमारा वजन बढ़ेगा। अगर आप देखें किसी घर में कोई बच्चा अगर मोटा है तो गलती बच्चे की नहीं है, प्रॉब्लम घर की रसोई की है। एक मोटे बच्चे की हमेशा उसका माता या पिता बिल्कुल मोटा होगा। तो जब हम किसी ओवरवेट व्यक्ति का इलाज करते हैं, हम पूरे घर का इलाज करते हैं, घर के रसोई की फूड हैबिट्स को हम जाके देखते हैं कि क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे हैं। जैसे आजकल पाश्चात्य जो खाना होता है, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाले फूड जिसमें मैदा होता है, कैलोरीज ज़्यादा होता है, उससे वजन बढ़ता है। अगर हम देखें हमारे दादा परदादा क्या खाते थे, अगर उस डाइट पे हम चले जाए तो वेट लॉस होने में हमें बहुत आसानी होगी। ठीक है डॉक्टर यादव, मोटापे की बात हो गई। मैं जानना चाह रही थी कि और ऐसे क्या लक्षण दिख सकते हैं जिससे पता चले किसी व्यक्ति को कि हो सकता है ये उसका मेटाबॉलिज्म ठीक होने की वजह से ये लक्षण सामने आ रहे हों। ऐसे सामान्य लक्षण, मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं? देखिए, सामान्य लक्षणों में अभी कुछ देर पहले थोड़ा सा डिस्कशन इस पे हो रहा था। तो सामान्य लक्षणों में यही है, एक तो शरीर का एक वजन का अनियमित होना, या तो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है या बहुत ज्यादा घटने लगता है। दूसरा है अकारण थकान बने रहना, मतलब अनायास थकान बने। सुबह जब सो के उठता है पेशेंट तो उसके बाद उसको बहुत फ्रेशनेस नहीं महसूस होती, भारीपन सा और एक दो घंटे के लिए स्टिफनेस जैसा रहता है। तो ये जो लक्षण है ये प्राइमरी है। दूसरा क्या है कि अगर आपने जो रात को खाना खाया है और आपका खाना ठीक से सुबह पच नहीं पा रहा है, सुबह आपको समय से भूख नहीं लग रही है, तो एक ये भी प्रमुख लक्षण है जिसमें कि आप बहुत सी जो एंडोक्राइन या जो होने वाली बीमारियां हैं उससे आप अंदाज लगा सकते हैं। ये इसके सामान्य लक्षण दिखते हैं। सवालों की तरफ बढ़ते हैं डॉक्टर माथुर। ये जो हमारे पास सवाल आया है, ये सवाल है परवीन का कोलकाता से, और इन्होंने पूछा है कि क्या हफ्ते में एक दो बार जंक फूड खाने से भी क्या मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है? इसका उत्तर क्या देंगे? और इसी के साथ अगर आप कारणों पर थोड़ा प्रकाश डालें कि क्या कारण हो सकते हैं किसी का अगर मेटाबॉलिज्म बेकार है तो उसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है? देखिए, इनका मुख्य प्रश्न ये है कि हफ्ते में अगर एक बार जंक फूड खा लें तो इससे इनका मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है। तो मैं अगेन वो बात पे फोकस करूँगा। बेसिकली दो चीज़ें हैं, आप क्या खा रहे हैं यानी कि कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और कितना उसको खर्च कर रहे हैं। अगर आप जंक फूड भी खा लेते हैं हफ्ते में, लेकिन अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी एडिक्वेट है, आप काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं, फ़िज़िकल वर्कआउट करते हैं, तो शायद ये जंक फूड इतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जंक फूड खाते हैं लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी ना के बराबर है, या फिर आपके फैमिली में पहले से ही ओबेसिटी का एक वो है, फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे रिस्क फैक्टर मौजूद हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ये जंक फूड खाने की हैबिट है जो आपको नुकसान करेगी। डॉक्टर दत्ता, जो अगला सवाल है वो रोहित का है नोएडा से, और इन्होंने पूछा है कि मेरी उम्र 32 साल है और मेरी नींद हफ्ते में 3-4 दिन सही से पूरी नहीं हो पा रही है, तो क्या इससे मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है? तो क्या नींद भी एक कारण हो सकता है मेटाबॉलिज्म स्लो होने के पीछे? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, हमें कम से कम रात में 8 घंटे सोना चाहिए। अगर हम कम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी थकी हुई रहती है, तो हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो जाती है। देखा गया है कि जो कम सोते हैं, 4 या 5 घंटे सोते हैं, उनमें सेम खाना खाने से वजन बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स के रिस्क ज़्यादा होते हैं। यही नहीं, कुदरत ने हमें बनाया है कि हम रात में सोए और दिन में जगह काम करें। तो जिनको किसी कारण से रेगुलर नाइट ड्यूटीज़ करनी पड़ती है, वो दिन में सोते, रात भर काम करते, उनमें भी देखा गया है कि मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, चाहे वो शुगर हो, थायराइड हो, कोलेस्ट्रॉल हो या फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो, ये सारी ज़्यादा। तो बिल्कुल सही टाइम पे सोना और उपयुक्त घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर यादव,
मैं ये भी समझना चाह रही थी कि उम्र और लिंग, मतलब अगर बच्चा है या बुजुर्ग है या 40 से ऊपर है, किसी तरह क्या उम्र का कोई असर है मेटाबॉलिज्म विकारों के पीछे, और लिंग का या महिला पुरुषों में भी किसी तरह का भेद है कि किसी को ज्यादा होता है किसी को कम होता है, या किसी सब पर ये असर डाल सकता है बराबर? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हम सभी जितने भी लोग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हैं, हम सभी के अपनी एक बॉडी टाइप होता है, हम लोग के होते हैं, और जो मेटाबॉलिज्म किसी के लिए नॉर्मल हो सकता है वो दूसरे के लिए एबनॉर्मल हो सकता है, वो लेवल। तो ऐसा नहीं है, और उसमें परंतु होता क्या है कि हमको पहचानने की जरूरत है। जो हम, जैसे मान लीजिए बच्चा है और अगर मान लीजिए वो स्लगिश है, थोड़ा सा उसका है ओवरवेट है, तो उसके मेटाबॉलिज्म कम होगी। इसी तरह से कोई जो है लेडी है, हमारे यहाँ यूजुअली क्या है, हमारे यहाँ जो हाउस में लेडीज हैं जिनके पास खाली वो किचन का काम रहता है, वो अपनी सेहत पे विशेष ध्यान नहीं दे पाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग खाली घर में किचन में रहना या ज्यादा देर है, और दूसरे क्या है, उनके अंदर दिन में सोने की भी टेंडेंसी कई बार देखने को मिलती है। थोड़ा सा आपने काम किया फिर सो लिए, तो इस तरह से जो है धीरे धीरे वो ओवरवेट की तरफ से होने चली जाती है, तो उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लगिश हो जाता है। तीसरे जो है, जब एज बढ़ती है, एज एडवांस होती है, तो हम लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं वो काफी हद तक कम होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि प्रॉपर वॉकिंग नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब बता रहे थे कि प्रॉपर वॉकिंग नहीं होने से, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करने से और देर तक सोने से, मान लीजिए अगर कोई जो है दिन में कोई सुबह उसको 6 बजे उठना चाहिए परंतु 8 और 9 बजे तक सो रहा है कोई, तो ये सब कारण हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को स्लगिश करते हैं। लेकिन साथ में एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि हम सभी के लिए नॉर्मल्स अलग अलग हैं। अब कोई आदमी जो है वो 4 रोटी खा के भी जो है उसको 2 घंटे बाद भूख लग सकती है, कोई आदमी 1 रोटी खाता है उसको 6 घंटे भूख नहीं लगती। तो ये सबकी मेटाबॉलिज्म पे ही डिपेंड करता है। मतलब हमारी जो अग्नि है, जो हमारी जो भोजन पचाने की क्षमता है, वो किस तरह से काम कर रही है, और हमारे शरीर में लाइटनेस रहनी चाहिए हमेशा। हम लोगों को हमेशा आहार जो है लघु और सुपाच्य लेना चाहिए। अगर गरिष्ठ आहार है, आप खा के देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप बोल दीजिए कि आप जिससे लेट नाइट पार्टी है, वो उसने पनीर खा लिया और उड़द की दाल खा ली, तो डेफिनेटली वो सुबह के समय उसको दिक्कत होने वाली है, उसका शरीर एकदम जकड़ जाएगा, भारीपन लगेगा। तो अगर हम मान लीजिए इस तरीके का आहार हम लगातार करते रहते हैं, या हमारी हैबिट है कि हम हफ्ते में 3 से 4 दिन इस तरीके का गरिष्ठ खाना खाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी मेटाबॉलिज्म जो है थोड़ी थोड़ी स्लो होनी शुरू हो जाएगी, और हमारा ओवरवेट होना, डायबिटीज होना और बहुत सी ऐसी टेंडेंसी। तीसरे जो सबसे बड़ी बात जो है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछी थी कि वो, और नींद जो है, नींद बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर स्ट्रेस है बॉडी में, नींद जो लोग कम सो पाते हैं उनको मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। मेंटल स्ट्रेस रहेगा तो शरीर के जितने भी हमारे जो न्यूरो एंडोक्राइन एक्सेस हैं वो सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, और वो अल्टीमेटली हमारी जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं उनको कहीं ना कहीं वो जल्दी शरीर में उसका असर आ सकता है। ठीक है, ठीक है। अब अगला प्रश्न लेते हैं डॉक्टर माथुर। ये प्रश्न जो है ये है सुषमा गुप्ता का, जयपुर से। इन्होंने पूछा, मेरी उम्र 35 साल है और मेरे पेट में फैट ज्यादा है, मैं कसरत भी करती हूँ तब भी पेट से फैट नहीं जाता, क्या ये मेरे मेटाबॉलिज्म को लेकर कोई संकेत है? जी हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने बताया कि इनके जो एब्डोमिनल फैट है, जो वेस्ट लाइन पे जो फैट है वो ज़्यादा है। तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसका एब्डोमिनल फैट का काफ़ी हद तक संबंध है कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से, जैसे कि डायबिटीज़। ठीक है, सो बाकी जगह शरीर के बाकी जगह पे फैट जमा हो, जैसे कि कूल्हे में या जांघों पे फैट है, उसका इतना लिंक नहीं है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, बजाय पेट के आसपास के फैट जमा होने का। सो डेफिनेटली कमर के आसपास की जो चर्बी है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए बाय रेगुलर एक्सरसाइज, और इस पे उनको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक इंसान का वजन, उसका वो ओवरवेट है कि नहीं, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो यूनिवर्सल क्राइटेरिया है वो है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स एक रेशो होता है मरीज का वजन जो कि किलोग्राम और उसकी हाइट, तो उसके हाइट के स्क्वायर। ठीक है, सो वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर, ये एक रेशो होता है। तो अगर बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है, 25 से 30 के बीच में है, तो वो ओवरवेट है। तो
अगर वो ओवरवेट की कैटेगरी में आती हैं तो डेफिनेटली उनको एक्सरसाइज पे ध्यान देना ही चाहिए। अब ये बात एक और है कि वो कर नहीं पा रही हैं, तो ये हो सकता है कि उनकी डाइट या उनकी कैलोरी इंटेक इतना है कि वो एक्सरसाइज करने के बावजूद उनका वजन लूज नहीं हो रहा, तो उनको अपनी डाइट के पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। डॉक्टर दत्ता, एक सवाल है, दीपक ने जयपुर से पूछा है। इन्होंने पूछा है कि मेरी उम्र 24 साल है, मुझे डायरिया म्यूकस के साथ है, खाने के 1 घंटे बाद मेरे बाएं फेफड़े में कुछ घूमने जैसा एहसास होता है और मुझे गैस की दिक्कत लगती है। क्या मतलब इसका कहीं से भी संबंध मेटाबॉलिज्म से है? जी बिल्कुल, ये भी एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये बरसातों के टाइम इस मौसम में ज़्यादा होता है। कभी कभी जैसे पेट में कीटाणु होने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो डीवर्मिंग जिसे कहते हैं उसका एक कोर्स करेंगे, उससे फ़र्क पड़ता है। बट बहुत लोगों में देखा गया है कि डीवर्मिंग में करने के बाद भी ये प्रॉब्लम जारी रहती है। तो कुछ लोगों की जो खाद्य नली सेंसिटिव होती है, जिसे हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो उन्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या खाने से उन्हें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वो चीज़ अवॉइड करें, और क्या खाने से ये चीज़ बढ़ती है, वो चीज़ जिससे बढ़ती है उसको अवॉइड करेंगे। जो खाने से ठीक रहते हैं उसको लेंगे। जैसे खासकर देखा गया कि इन लोगों में दही की चीज़ जो होती है, कर्ड, दही में एक बैक्टीरिया होती है जो कि डाइजेशन इम्प्रूव करती है। अगर वो हम सुबह ब्रेकफास्ट या लंच के साथ हम ले तो डाइजेशन इम्प्रूव होती है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी का बहुत ज़्यादा प्रमुख रोल है पेट की प्रॉब्लम से। अगर स्ट्रेस रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, तो पेट की प्रॉब्लम्स, बार बार मोशंस जाना या कि म्यूकस वाले स्टूल्स होने के भी प्रॉब्लम होते हैं। इसके सिवा कुछ लोग में, जो कि बहुत रेयर है, 100 में से 2 या 3 व्यक्ति में होते हैं, उसे कहते हैं हम ग्लूटेन एलर्जी या गेहूं एलर्जी, जिनमें गेहूं से बनी कोई भी चीज़ ले तो उनकी पेट खराब हो जाती है, बार बार मोशंस जाने पड़ते हैं। तो अगर हमने सब चीज़ ट्राई करके देख लिया, इन लोगों में अगर गेहूं से बनी चीज़ हम अवॉइड करते हैं तो इनकी डाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है डॉक्टर यादव, अगर आप घरेलू नुस्खे कुछ और बताएं मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखने के लिए, क्या ऐसी चीजें हैं जो करनी चाहिए? और खासकर जो सामान्य तौर पर जो जानकारी उपलब्ध होती है उसमें कहा जाता है कि कई लोग कहते हैं हर 2 घंटे में कुछ खाइए, 2.5 घंटे में कुछ खाइए, थोड़ा खाइए, सुबह का नाश्ता जो है वो जरूर करिए। इन सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान रख के कितना दुरुस्त रखा जा सकता है अपना मेटाबॉलिज्म? जी बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि यही चीज़ है कि आप कैसे खा रहे हैं, आपका आहार कैसा है, आपका विहार कैसा है। विहार मतलब आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप सुबह टाइम से उठते हैं, टाइम से अपने दैनिक कर्म करते हैं और समय से नाश्ता करते हैं, तो आपका लंच भी समय पे होगा और आपको उसी तरह से आपका डिनर भी समय पे होगा। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारे जो रहन-सहन है, उसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक पुराना कॉन्सेप्ट जो हम लोगों का है कि जब भूख ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है भूख नहीं लग रही है और आपने खाना खा लिया, तो जब भूख लगे तब खाएं। कोशिश करें कि खाना जो है जो खाएं मतलब आप थोड़ा खाएं, ऐसा नहीं कि जितनी आपकी इच्छा हो। जैसे आप कब इच्छा आपकी कब पूरी मतलब खाना कमाना चाहिए कि मात्रा क्या होनी चाहिए, ठीक है? खाने की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमारी अग्नि आसानी से पचा ले। तो अगर आप सामान्य सा एक किसी भी सामान्य व्यक्ति को आप देखेंगे, उसके शरीर की बनावट देखेंगे, तो अक्सर 5 से 6 घंटे में उसको एक बार भूख लगने लगती है। तो आप ये समझ लें कि ऐसा खाना खाएँ कि जो आसानी से 5 या 6 घंटे में पच जाए। जैसे अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ रही है तो दूसरा मील आपको लेना है, वो आप ले सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है। डॉक्टर माथुर, मुझे बताइए होम्योपैथी में क्या इस तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं जो मेटाबॉलिज्म के जो से जुड़े जो विकार हैं उन्हें दूर करे? और क्या आनुवांशिकता भी इसका एक कारण होता है? क्योंकि हम देखते हैं कुछ फैमिलीज में ऐसा है कि अगर किसी का वजन ज्यादा है तो उनके बच्चों का भी वजन ज्यादा होता है। क्या होम्योपैथी से इसको रोका जा सकता है, मेटाबॉलिक विकारों को दूर किया जा सकता है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। डेफिनेटली ये सत्य है कि हेरिडिटरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में। हमें पता है कि ओबेसिटी फैमिलीज़ में रन करती है, ठीक है? अगर माता पिता में ओबेसिटी है तो बच्चे में ज़्यादा चांसेस है ओबेस होने के। सिमिलरली दूसरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज़ हैं, उनमें भी हेरिडिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अब रहा सवाल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं,
जिसमें कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो मरीजों में वो हम एडवाइस करते हैं, उसकी लाइफस्टाइल देख के उसका मोटिवेशन लेवल देख के उसको मॉडिफिकेशन एडवाइस की जाते हैं। हम अगर उसको कुछ बता देंगे कि तुम 2 किलोमीटर की वॉकिंग करो, तुम ये खाओ वो खाओ, लेकिन अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो हमारा पर्पस फेल हो जाता है। तो उसका ये भी देखना पड़ता है कि वो कितना मोटिवेटेड है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डाइट मॉडिफिकेशन आ गया है और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में एडवाइस करना है। उसके अलावा हमारे पास होम्योपैथिक में कई ऐसी मेडिसिन हैं, एक नहीं कई ऐसी मेडिसिन हैं जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में काफ़ी कारगर होती है। लेकिन बहुत से मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कि डायबिटीज़ है, तो ये डायबिटीज़ एक क्रॉनिक बीमारी है और ऐसा कई बार देखा जाता है कि डायबिटीज़ होने से पहले भी पर्सन में इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस पाई जाती है, यानी कि वो ग्लूकोज को ढंग से उसकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती। तो अगर हम पहले से उसको उस स्टेज में, जिसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, तो उसको उसी स्टेज में डिटेक्ट कर लें तो होम्योपैथिक इलाज से उसको नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस की तरफ ले जाया जा सकता है, उसको डायबिटीज़ से बचाया जा सकता है। ऐसे ही अगर आप जैसे मिनरल मेटाबॉलिज्म की बात करें, बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर आपको पहले से ही पता लग जाता है कि इंसान की हड्डियां कमज़ोर हैं, हो सकता है बढ़ती उम्र के साथ उसकी एक्टिविटी भी कम हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो उसके अनुसार ही उसको डाइट में एडवाइस दिया जाता है, प्लस होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाती हैं। सो होम्योपैथिक दवाइयाँ कई तरह की हैं और पर्सन टू पर्सन उसकी मॉर्बिड स्टेट को एनालिसिस करके दवाई का चयन होता है। और डॉक्टर दत्ता, अगर एलोपैथी के नजरिए से देखें तो किस तरह का इलाज मेटाबॉलिक विकारों के लिए मौजूद है? मान लीजिए कोई अपनी दिनचर्या को अच्छा रखता है, व्यायाम करता है, खान पान भी अपना संतुलित रखता है, लेकिन फिर भी उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ा हुआ है, तो एलोपैथी में इसको इलाज के जरिए किस हद तक नियंत्रित किया जा सकता है? किस तरह का उपाय एलोपैथी में मौजूद है इसके लिए? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। हमें देखना है कि जिनमें खान पान और रहन सहन की प्रॉब्लम है, अगर उसको हम सुधारें तो इन बीमारियों से हम 100% मुक्ति पा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, किसी व्यक्ति को अगर मधुमेह की प्रॉब्लम है और वो ओवरवेट है, अगर मेरा वजन 20 किलो ज़्यादा है, मेरा अगर हाइट 160 सेंटीमीटर है और मेरा वजन मानिए 90 किलो है, तो अगर मैंने अपनी वजन 10 से 15 किलो घटा ली, करीब 80% चांस है कि मैं डायबिटीज़ से मुक्त हो सकता हूँ, मेरी शुगर की दवाई छूट सकती है। तो जो ओवरवेट लोग हैं, अगर वो अपनी वजन घटा ले तो वो शुगर से मुक्ति पा सकते हैं, थायराइड की दवाई से मुक्ति पा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले कि ना तो मैं अपना रहन सहन खान पान में नहीं सुधारूंगा, तब उनकी ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो सकती है। हमें बस ये सोचना है कि हमारे दादा परदादा के टाइम शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। ये मॉडर्न डे की मॉडर्न रहन सहन का देन है। तो हमें चलना ज़्यादा है। सिंपल आंकड़ा, सबके पास स्मार्टफोन है, उसमें पीडोमीटर ऐप लगाए, रोज 10,000 स्टेप चले, चाहे सुबह चले या शाम को चले, घर में चले या पार्क में चले, 10,000 स्टेप चलेंगे तो आप अपने आप को तरह तरह की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। और एक सिंपल आंकड़ा, आप अपना एक मेजरिंग टेप लेके अपने कमर का साइज देखें। लड़कों में कमर की साइज 90 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए और लड़कियों में कमर का साइज 80 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ये भारतीयों का आंकड़ा है। अगर मेरा कमर का साइज 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मतलब मुझे शुगर होने की, थायराइड होने की, कोलेस्ट्रॉल होने की, बीपी बढ़ने की रिस्क ज़्यादा है। तो अगर हम टाइमली ऐड करें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कुछ देर पहले कि सेंट्रल ओबेसिटी, कमर मेरी अगर पतली हो और ओवरऑल अगर हम वेट घटाए, बीएमआई चेक करें, तो हम इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए बीएमआई का आंकड़ा है 23.5। 23.5 के नीचे है तो हम सुरक्षित है। बीएमआई ज्यादा है, कमर मोटा है, वजन ज्यादा है, तो सारे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर यादव और डॉक्टर माथुर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये इतनी अच्छी सलाह और सुझाव देने के लिए। और इसी के साथ आयुष्मान भव के आज के अंक में इतना ही। उम्मीद है आज बताई गई बातों का आप लोग ख्याल रखेंगे और अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाकर तंदुरुस्ती की राह पर आगे बढ़ेंगे। अगले अंक में बात होगी भूलने की बीमारी एमनेसिया की। आप अपने सवाल हमें फेसबुक, ट्विटर और जीमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमें इनका इंतजार रहता है। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।